discuss about the simple cubic crystal structure and how to find the atomic packing factor of simple cubic structure. Now in this lecture I will discuss about the body center cubic structure. It is shortly called as a BCC structure. So यहाँ पे जो आप इमेज में देख रहे हैं तो दिस इज बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. इफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ जो एटम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर में जो ये एटम है, यहाँ पे सेकंड एटम है, यहाँ पे थर्ड एटम, यहाँ पे फोर्थ एटम. सेम वे बॉटम जो सरफेस है वहाँ पे भी कॉर्नर पे सब एटम है और एट द सेंटर में एक एटम होगा. तो इसीलिए इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है तो टोटली 8 एटम्स इन द कॉर्नर एंड 1 एटम एट द सेंटर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बीसीसी स्ट्रक्चर. तो बेसिकली ये जो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो हमको क्रोमियम है, टंगस्टन है, आयरन है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है, सोडियम है, इस प्रकार के जो मटेरियल है उसके अंदर हमको बीसीसी स्ट्रक्चर जो है हमको मिलता है. ओके, तो ये जो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है तो एज यूजुअल जो है 8 जो है हमारे यहाँ पे, हमारे जो 8 एटम जो हमारे पास जो अवेलेबल है तो ये बेसिकली 8 एटम्स जो है हमारे कॉर्नर के ऊपर, जो ये आप वीडियो में आप देख रहे हो कि ये सरफेस जो कॉर्नर है वहाँ से ये कट होते हैं और उसके बाद जो है उसका फॉर्मेशन होता है. तो टोटल जो है 1/8 into 8 atoms equal to 1 atom and 1 center atom equal to 1 atom. So total in body center cubic structure total 2 atoms are present. Okay, now in body center cubic structure the atomic packing factor, if you find the atomic packing factor for body center cubic structure, in such situation the A, B, E. So this is the one of the diagram in which ये जो सेंटर में जो एटम है तो उसकी होल रेडियस जो है, यहाँ डायमीटर अगर कंसीडर करते हैं तो डायमीटर हो जाएगा 2r और ये कॉर्नर पे जो एटम्स है उसका जो रेडियस हो जाएगा स्मॉल r. सेम वे यहाँ ये एटम जो F एटम है यहाँ पे उसका रेडियस हो जाएगा अभी स्मॉल r. तो ये जो साइड जो है ए बी साइड है या ए ई साइड है, यहाँ पे जो एटम जो है या लेटेस्ट पैरामीटर हम उसको कंसिडर करते हैं स्मॉल ए. ओके, तो ये लेटेस्ट पैरामीटर जो स्मॉल ए जो है तो ये जो हम अगर ए ई स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर. ओके, हमको एक्चुअली फाइंड जो करना है हमारा ये डायमेंशंस फाइंड करना है ए एफ. ओके, तो उसके लिए ए ई की वैल्यू चाहिए. तो ए ई की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा ये ट्राइंगल. ओके, ए बी बी ई ए ई. तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर जो है यानी ए बी की वैल्यू है वो एज यूजुअल जो है यहाँ पे डिनोटेड है स्मॉल ए. सेम वे जो बी की जो वैल्यू है वो भी वैल्यू जो है स्मॉल है, यानी लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है. तो टोटल ए ई स्क्वायर जो है उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2a स्क्वायर. नाउ ए एफ स्क्वायर is equal to AE square plus EF square. So EF is also the latest parameter small a. So if you find 2AF square, in such situation AE square is equal to, as usual we already find out the A square value 2A square and EF is A square. So total AF square value is 3A square. Now the actual value of AF, from this equation we find out the AF is equal to A under root 3. Okay, and AF from the figure you find that this is R, this is 2R and this is R. So this is AF is equal to total 4R. To compare these both value and we can find out the radius of the BCC structure. Okay, so from this comparison of AF, 4R is equal to A under root 3. From that R is equal to A under root 3 divided by 4. Okay, and volume of unit cell from body center cubic structure is A cube. Now, so
total number of atom in the body center cubic structure is 2. This is already discussed in previous slide. So number of atom in BCC is 2. So that the atomic packing factor for BCC structure, the formula of the volume of atom in the unit cell. So total 2 atoms in the there and 4 upon pi r cube. So r already we have find the r की वैल्यू की जो वैल्यू है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर a अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 है. ओके, तो ये फॉर्मूला जो है उसके अगर हम फर्दर फॉर्मुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी पाई इंटू ए क्यूब अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8. ओके, सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि एपीएफ की अगर वैल्यू एपीएफ की जो फॉर्मूला है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने पाई इंटू ए क्यूब अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो ए क्यूब है. तो ये इसका अगर फर्दर फॉर्मुलेशन करेंगे तो पाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8. तो कैलकुलेटर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर इज 0.68 या 0.68. ओके, सो दिस इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ FCC स्ट्रक्चर. सो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसका अगर हम इमेज देखते हैं तो यहाँ पे जो है बेसिकली 8 कॉर्नर पे जो एटम जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, लेकिन जो बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में था उसकी वजह पे यहाँ फेस सेंटर है, यानी कि फेस जो 6 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसकी 6 साइड्स होगी यानी 6 फेसिस होगी. तो ये फेसिस पे बॉटम फेसिस पे बैक साइड में अपर फेस में या फ्रंट साइड. तो टोटल 6 एटम ऑक्यूपाई बाय 6 फेसिस ऑफ द क्यूब. ओके, तो टोटल 6 फेसिस पे 6 जो है एटम रहेंगे. और ये जो स्ट्रक्चर है खास करके एफसीसी स्ट्रक्चर वो हमको निकल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, लीड और आयरन, इसके अंदर ज़्यादातर हमको फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है हमको मिलता है. तो दिस इज द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर. तो ये फेस सेंटर क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है ये जो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हम देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ एटम किस प्रकार से फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर फॉर्मुलेशन होते हैं वो आप देख लो. ओके, तो यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू कलर जो है वो कॉर्नर पे एटम थे वो थे, और ये येलो कलर के जो एटम्स आपको दिख रहे हैं वो फेस पे थे. तो टोटल 6 फेस के ऊपर जो एटम थे उसका फाइनली एटॉमिक पैकिंग नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक अगर फाइंड करना चाहेंगे तो 8 एटम्स एट द कॉर्नर इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम्स एंड द 6 फेस सेंटर ऑफ द एटम इंटू 1/2, यानी कि जो फेस है यहाँ वहाँ पे सेंटर में जो एटम है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एटम जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उसके अंदर शेयरिंग करेंगे. तो जो डिवीजन होगा वो 1/2 यानी कि टोटल 3 एटम्स जो है वो एक फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के होंगे. सो टोटल एटम इन face center cubic structure is 4 atoms. Okay, now the face center cubic structure की अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए ये इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये जो डायगोनल है ये AC यानी कि स्मॉल r, दिस इज द 2r यानी कि फेस के अंदर जो एटम है उसकी जो है वो टोटल डायमीटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कॉर्नर एटम एंड AB इज इक्वल टू एज यूजुअल लेटाइस पैरामीटर ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के था उसी प्रकार से फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर भी लेटाइस पैरामीटर है. सेम वे BC जो है वो भी हमारा लेटाइस पैरामीटर है. तो फ्रॉम दिस फिगर अगर AC की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पे AC स्क्वायर जो फाइंड करना है तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी A स्मॉल है और BC
है उसकी भी स्मॉल है, यानी कि ए बी और बी सी की अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2a स्क्वायर। और इमेज पर से अगर हम देखेंगे तो ए सी यानी कि ये ए सी के टर्म में अगर डिफाइन करें तो फ्रॉम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए सी इक्वल्स टू ए अंडर रूट टू। नाउ AC is from the figure AC is equal to R plus 2R plus R. So is equal to 4R. So from that the atomic radius of face center cubic structure is AC equal to 4R equal to A under root 2. From that small r is equal to A under root 2 divided by 4. So this is the atomic packing factor कि जो रेडियस है फॉर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर स्मॉल r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4. सो वॉल्यूम ऑफ एटम इन द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज एज यूजुअल a क्यूब. सो फ्रॉम दैट and the number of atom in the face center cubic structure is 4. So from that we can find the atomic packing factor for FCC structure. So the formula for APF factor, in that the volume of atom in the unit cell, so total volume of atom in the face center cubic structure is 4, and the 4 by 3 pi r cube the volume of the atom. So from that we can further formulate this formula, and we find out the volume of atom in this unit cell equal to pi into a cube under root 2 divided by 6. And as usual the atomic packing factor की जो अगर फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल फॉर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो उसकी अगर हमने ये फाइंड कर लिया है तो पाई इंटू ए क्यूब अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो वो प्रीवियस स्लाइड में हमने फाइंड किया उसकी जो वैल्यू है वो है ए क्यूब. तो ये वैल्यू अगर हम रखते हैं और फर्दर फॉर्मुलेट करेंगे तो पाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 6 और उसके ऊपर से हमको मिल जाएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 0.74. ओके, सो दिस इज द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. नाउ द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अगर फाइंड करना है तो पहले किस प्रकार के एटम की अरेंजमेंट है वो हम पहले देख लेते हैं. तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये जो अपर जो सरफेस है यहाँ पे टोटल ये हेक्सागोनल फेस है, यानी कि यहाँ पे जो अपर सरफेस है यहाँ पे एटम है, बॉटम सरफेस है सेम जो हेक्सागोनल सरफेस है वहाँ पे एटम है, और इसके अंदर जो है सेंटर में वहाँ पे भी एटम है. तो यहाँ पे ये एटम के अलावा ये अपर और बॉटम जो सरफेस है उसके सेंटर में भी एटम है. तो वन एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन एज यूजुअल आई हैव डिस्कस. सेकेंड वन इज वन एटम एट द सेंटर ऑफ टू हेक्सागोनल फेसेस. तो ये अपर फेसिस है उसके सेंटर में ये है एटम. सेम वे ये बॉटम सरफेसिस है जिसके सेंटर में एटम. सो यहाँ पे भी एटम है, तो यानी कि टू हेक्सागोनल फेसिस है तो दोनों हेक्सागोनल फेसिस के सेंटर में एटम है. और उसके अलावा 3 एटम from the triangle midway between the two basal plane. Okay, so basal plane जो है ये basal plane है उसके बीच के में ये 3 एटम जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं. अभी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जिंक, कैडमियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम, जिरकोनियम इस प्रकार के जो मटेरियल है उसके अंदर ज़्यादातर हमको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने को मिलता है. ओके, तो जनरली ये जो स्ट्रक्चर है हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको किस प्रकार का मटेरियल का कंपोजिशन है वो दिखता है. तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार के मटेरियल में हमको जनरली दिखता है. तो बेसिकली ये नंबर ऑफ एटम अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो one atom at the each corner of the hexagon as usual I have discussed in the previous slide. Same with the one atom at the center of the two hexagonal plane. Okay, जो basal plane है उसके अंदर, और जो 3 atom है in the form of triangle जो दोनों basal plane के बीच में है. Okay, तो ये प्रकार का जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है तो किस प्रकार के नंबर ऑफ एटम जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर हमको मिलते हैं इसका एक वीडियो है जिसके अंदर से नंबर ऑफ टोटल एटम जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर है तो वो आप वीडियो देख लीजिए, और कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो फॉर्मुलेशन होते हैं वो भी आप कैलकुलेट कर लेना.
तो यहाँ पे जो है टोटल 12 एटम्स जो है वो हेक्सागोनल हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से 12 एटम एट द कॉर्नर, तो 1/6 इंटू 2 एटम्स हो गए, यानी ये डार्क ब्लू जो कलर है वो हमारे 2 एटम्स हो गए। टू फेस सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि वो दूसरे जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसके साथ शेयरिंग करेंगे, तो यानी कि 1/2 यानी कि 1 एटम जो हमारा यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है, और 3 मिडल लेयर ऑफ एटम, यानी कि वो 2 बसल प्लेन है उसके बीच के जो सेंटर में जो एटम्स है जो ट्राइंगल मिडवे पे है वो हमारा 3 एटम्स, तो यानी डार्क ग्रीन कलर जो है यहाँ पे है। सो टोटल एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज 6 एटम। ये so this is the number of unit or total number of atoms in the hexagonal close pack structure. Now the in the hexagonal close pack structure की अगर हम atomic packing factor अगर कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जो है जो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अगर एक अपर सरफेस हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर ये जो है हमारा बसल प्लेन की लाइन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर फाइंड करना है तो बसल प्लेन ये जो शेप है उसके अंदर जो सेंटर के अंदर, यानी कि ये जो सी पॉइंट जहाँ पे हमारा एटम है, तो उसके लिए हमको एक कॉमन ट्राइंगल जो है हम इनिशियली फाइंड करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि 6 टाइम जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर फिगर में देखेंगे तो टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एंड द ट्राइंगल इज ए बी सी, तो यहाँ पे स्मॉल ए जो है हमारा लेटेस्ट पैरामीटर है और इसकी ये साइड की डिस्टेंस है, और जो एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। तो ये इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कंसिडर करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो आपको मालूम है, और बेस की जो वैल्यू है हमारी स्मॉल ए है, और हाइट जो है हमारी यहाँ पे, तो हाइट जो है ए साइन 60 होगी, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी सी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ triangle ABC 1/2 a square sin 60। सो टोटल एरिया ऑफ बसल प्लेन, यानी कि टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 6 सो दैट we can find out the total area of the basal plane is 3 a square sin 60। ओके, सो इसका हमको मिल गया था 1/2 a square sin 60। सो टोटल हमारे पास टोटल 6 ट्राइंगल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमको ये टोटल एरिया जो है हमको मिल गया है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ बसल प्लेन, ओके, तो एरिया ऑफ बसल प्लेन क्या है वो आपको मालूम है, और हाइट, तो हाइट जो है हमारी स्मॉल एच, वो ऑलरेडी प्रीवियस फिगर में हमने डिस्कस किए कि जो उसकी हाइट जो है यहाँ पे आपको इमेज में दिखा देता हूँ कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है, तो इसकी ये जो पर्टिकुलर ये रीजन से ये रीजन, यानी बॉटम सरफेस से टॉप सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की हाइट, यानी कि स्मॉल एच हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एच की अगर हम वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्मॉल ए है, यानी कि एक एटम जो है यहाँ पे होगा एट द लोकेशन ऑफ ए, सेम वे 1 एटम यहाँ पे होगा, तो उसकी रेडियस जो होगी तो ए इज इक्वल टू 2r, यानी कि एक एटम की रेडियस r आएगी दूसरे की r आएगी, तो हाफ हाफ जो है एटम ए हाफ एटम बी, सो टोटल अगर डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2r डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। सो एटॉमिक रेडियस फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज small r is equal to a by 2. So this is the atomic radius of hexagonal close pack structure. And the volume of atom in the unit cells, so एक atom अगर कंसिडर करना है तो 1 × 4/3 πr³ होगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 कॉर्नर है और 6 कॉर्नर पे टोटल 6 एटम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा 6 × 4/3 πr³। Okay, so this is the volume of atom in the unit cell. Now
इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड करना है तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू है या फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इट मीन्स कि 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 3 स्क्वायर साइन 60 इंटू एच, यानी वेसल प्लेन की हाइट। ओके, तो 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर की जो अगर वैल्यू है, तो प्रीवियस स्लाइड में ही हमने आर की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की थी, और वो वैल्यू है a/2। ओके, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट, और फर्दर अगर हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी पाई a/3h साइन 60। ओके, नाउ यहाँ पे जो हाइट और लेटेस्ट पैरामीटर स्मॉल a, यानी कि h/a का अगर रेशियो फॉर हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट स्ट्रक्चर में हम कंसिडर करते हैं, और उस टाइम पे हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट स्ट्रक्चर है वो आइडल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं, तभी जाके यूनिफॉर्म जो स्फीयर है, यानी कि सभी कॉर्नर पे जो हमारे एटम्स है वो यूनिफॉर्म स्फीयर पैक और टाइटली पैक है। अगर हम इस तरह से कंसिडर करते हैं तब जाके हमको इसकी जो वैल्यू है हमको मिलती है, और ये वो जो वैल्यू है यानी कि h/a रेशियो, ओके, यानी कि हाइट अपॉन लेटेस्ट पैरामीटर, तो वो वैल्यू हमको मिल जाएंगी 1.633। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की ये फॉर्मूला में अगर हम h/a की वैल्यू है जो हम 1.633 अगर रखते हैं, तो उसकी वजह से हमको जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का जो वो हमको मिल जाएगा 0.74। सो इन प्रीवियस केस हमने बीसीसी स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखा, और उसके बाद जो है वो प्रेजेंटली हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जो है उसका हमने फॉर्मुलेशन देखा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जहाँ पे फॉर्मुलेशन जो है या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, एटॉमिक रेडियस है, या वॉल्यूम है, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आगे जाके हम डिफरेंट जो फेस डायग्राम है उसके अंदर जो मटेरियल का कंपोजिशन डेवलप होगा, वहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, ये डिफरेंट मटेरियल के कौन से फेस में और कौन से कंपोजिशन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो मटेरियल में डेवलप होता है, वो हम अपकमिंग स्लाइड में हम देखेंगे। ओके, ये जो h/a की वैल्यू जो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की थी 1.633, जो मैंने आपको बोला था कि ये एक यूनिफॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म स्फीयर पैकिंग जो टाइटली कॉम्पैक्टेड जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से जो h/a की वैल्यू 1.633 आती है, वो आइडल एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये वैल्यू आती है वो मैं आपको आज समझाता हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अगर एपीएफ आपको पूछते तो उसके अंदर आपको एपीएफ 0.74 जो आता है वहां तक ही लिखने का है। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर h/a की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते फॉर स्टैंडर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बेसिकली जो आप देखते हो कि नंबर ऑफ एटम 3, 1 और 2 और टोटली 6 एटम जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर आए हैं, वो किस तरह से आए वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया। अभी जो है बेसिकली हमको समझना है कि h/a की वैल्यू कहाँ से आती है, जो 1.633 जो आई। तो बेसिकली हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो है ये 6 साइड्स है, और ये 6 साइड्स के अंदर हम ये एक पूरा जो है हेक्सागोनल बसल प्लेन के अंदर हम कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर हमने 2 ट्राइंगल जो है हमने कंसिडर किए। ये 2 ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं तो एक इस प्रकार से बॉक्स जैसा कंपोनेंट जो है वो पूरा रेडी हो जाता है। ओके, तो ये बॉक्स जैसा जो पूरा जो कंपोनेंट रेडी होता है, जो प्रिज्म यानी हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो ये जो है ये पॉइंट से ये पॉइंट की वो उसकी हाइट होगी, और पर्टिकुलरली ये जो पॉइंट्स है वहां से उसकी जो होगी लेंथ या विड्थ या लेटेस्ट पैरामीटर, जिसको हम ए कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे येलो कलर में दिखा है
यहाँ पे अंदर की फेस में दिखा है, यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखा है। ये टॉप व्यू में इस प्रकार से हम पैरामीटर कंसीडर करेंगे। ये जो हम कंसीडर करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये जो दो बसल प्लेन के बीच जो सेंटर के एटम जो है, ये तीन जो एटम्स आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये एटम्स जो शेयरेबल नहीं है, किसी के हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर वो शेयरेबल नहीं है। तो ये तीन जो एटम है, ये सेंटर के बीच में जो आते हैं, ओके, तो वो एटम जिस प्लेन में आते हैं उस प्लेन में हमको इस तरह से कंसिडर करना है, ये बसल प्लेन के अंदर। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज टॉप व्यू इज गिवन। ओके, तो एच बाई ए की अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हम इसके अंदर आइडेंटिफाई द हाइट ऑफ द सेल, जिसको हम एच बोलेंगे। ओके, जो हमने डायगोनल जो अभी व्हाइट कलर का, येलो कलर का है, जो कंसीडर किया है, तो इस प्रकार से उसके लेटेस्ट पैरामीटर मैंने आपको बताया वो ए होगा। ओके, एंड हाइट ऑफ द एच। ओके, तो ये हम पूरे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का 1/3 यूनिट सेल जो है हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है एम यानी वो सेंटर में जो हमारा एटम्स है वो है। अभी जो ये एटम जो है उसको हम ट्राइंगल में हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो ये जो है जे के एल, यानी ये जो है हमारा ये सेंटर लाइन है, और उसके अंदर जो एम जो है वो हमारा बेसल प्लेन के बीच में आया हुआ वो एटम्स है। तो ये जे के एल और एम, ये जो पार्ट्स है बेसिकली इसको हम टेट्राहेड्रागोन कंसीडर करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रागोन है, तो उसको हम एज पर ट्राइंगल मेथड में हम देखेंगे तो एम एच यानी हाइट ऑफ दी जो हमारा टेट्राहेड्रागोन है उसकी है, एंड यूनिट सेल की हाइट है वो हो गई हमारी h/2। ओके, जो हाइट है वो हमारी प्रीवियसली जो है हमारी यहाँ पे हाइट आप देखोगे तो टोटल h हाइट है, लेकिन जो m है वो हाइट के सेंटर में आता है, इसलिए हमारी जो हाइट जो हमारी m/h जो ये पॉइंट थे उसकी हाइट हो गई, यूनिट सेल की हाइट हो गई h/2। ओके, एंड देन j to m, k to m, l to m, this is all are lattice parameter small a। ओके, सो रेडियस जो हम इसके डिफाइन करेंगे तो a इज इक्वल टू ट्वाइस r हो जाएगी फ्रॉम दी ट्राइंगल j h एंड m। ओके, तो ये हमारा टेट्राहेड्रागोन जो जे के एल एम है उसके अंदर इस प्रकार से फॉर्मेशन आएगा, जो यानी जे एच स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर इज इक्वल टू जे एम स्क्वायर। ओके, तो जे एच जो है वो अभी हम अरेंज थे, यानी एम एच की वैल्यू हमारे पास है h/2। ओके, हाइट का जो हाफ किया हुआ है वो, और जे एम की वैल्यू है ए स्क्वायर। तो फॉर जे एच की वैल्यू अगर हमको ट्राइंगल में से फाइंड करनी है, तो ये ट्राइंगल जो हमारा बनता है इस तरह से, जे एच इसकी हाइट थी, ये के और एल यानी लेटेस्ट पैरामीटर हो गया, तो ये हाफ जो अगर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये हाफ पॉइंट आ गया हमारा a/2। तो यहाँ पे कॉस थीटा 30 डिग्री हम कंसीडर करते हैं, तो a/2 अपॉन जे एच। तो ये जे एच की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो जे एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी a√3। ओके, तो ये cos 30, ओके, एंड a/2, and this is JH. Unknown term is JH. Okay. So from that we find out the value of JH a√3। अब ये वैल्यू जो है JH की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो हमको जो है ये वैल्यू जो हमारी है ये a स्क्वायर h/2 स्क्वायर, और JH की वैल्यू हम रखेंगे a√3। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो हम फॉर्मुलेशन अगर करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये टर्मिनोलॉजी है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये टर्म जो है बेसिकली फॉर्मुलेट होता है। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको हम h/a इज इक्वल टू a√3, जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारी वैल्यू हो गई 1.633। ये क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जब होगा उसके अंदर ही इस प्रकार की फॉर्मुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम कहीं पे भी ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की जो वैल्यू है h/a वो हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे जो एजम्पशन जो आपको रीटाइप में जो लिखना है, is the ratio of ideal HCP crystal structure consisting of uniform
here packed tightly together is 1.633. तो ये जो वैल्यू है वो इस तरह से आती है, ठीक है। Now next we start today's lecture is types of solid solution. तो बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसको दो कैटेगरी में हम बाइफरकेट करते हैं। तो जो फर्स्ट जो है सॉलिड सॉल्यूशन, उसके अंदर आता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। एंड सेकंड वन जो है हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसके हम दो डिवीजन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और सेकंड है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूट, ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशनल या सब्स्टिट्यूट, बेसिकली सब्स्टिट्यूट जो है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है हमारा, उस लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एटम्स हो, ओके, यानी सॉलिड फॉर्मेशन, लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एटम जो है वो पेरेंट एटम की जगह पर नए एटम जो है वो वहां पे रिप्लेस हो गए, यानी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ओके। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन मींस द एटम added to the metal can be substitute for the those parent metal of the lattice। ये जो lattice स्ट्रक्चर है ये parent metal है, ये सब जो डल कलर जो मेंशन किए है वो सब parent metal है, और ये जो डार्क कलर जो मेंशन किए है वो सब जो है वो सब्स्टिट्यूट एटम्स है। तो यहाँ पे एटम जो है वो parent metal के अंदर ऐड होते हैं, ओके। तो मेटल मस्ट पोजेस नियर एटॉमिक डायमीटर जब है, यहाँ पे ये पेरेंट मेटल का ये डायमीटर है या स्ट्रक्चर है। तो सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर आइटम तभी फिट होगा कि जब यहाँ पे इसका डायमीटर है, जो ये अनदर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये इक्विवेलेंट टू दिस एटम डायमीटर या लेटेस्ट पैरामीटर के दूसरे जो एटम्स है उसके डायमीटर के इक्विवेलेंट हो या नियरेस्ट होगा, तभी जाके ये अनदर एटम है वो रिप्लेस कर पाएंगे। तो मेटल मस्ट पोजेस नियरली एटॉमिक डायमीटर, ओके। सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टू क्लासेस। ये जो हम सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन है उसके अंदर भी दो बाइफरकेशन आते हैं। तो फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं पीस ऑर्डर टाइप, यानी कि ये पेरेंट लेटाइस स्ट्रक्चर है, उस लेटाइस स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये एटम यानी जो अनदर एटम हम ऐड करते हैं, तो ये एटम यहाँ पे है, ये रैंडमली यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे है, सभी रो में लेटाइस के जो डिफरेंट रोज है उसके अंदर ऑर्गेनाइज है या कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए, लेकिन वो फिक्स पोजीशन या सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करते, लेकिन रैंडमली वो कहीं पे भी अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ओके। तो सभी रो में, सभी कॉलम के अंदर भी वो अटैचमेंट है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर टाइप सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। और अभी जब ये एटम, ये रैंडमली जो भी एटम थे वो फिक्स सीक्वेंस में, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट मेटल है, उसके बाद यहाँ पे ये एटम यहाँ पे है, उसके बाद पेरेंट मेटल, देन आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशनल सेकंड एटम, यहाँ पे ये पेरेंट मेटल, उसके बाद सेकंड एटम, इस प्रकार से रो वाइज और कॉलम वाइज फिक्स पोजीशन पे जब एटम्स आते हैं उसको हम ऑर्डर टाइप और सुपर लेटाइस टाइप स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ वो ऑर्डर टाइप सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन या सुपर लेटाइस सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। एक जो पैटर्न बेसिकली यूज करते हैं जिसके अंदर अराउंड यानी आउटर बाउंड्री जो है वहां पे पेरेंट मेटल होगी, और ये कोर एरिया जो है, ये जो कोर एरिया कंसीडर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, तो वहां पे सेकंड जो सॉलिड है वो एटम्स है, यानी ये एटम जो है यहाँ पे, ये रो जो है मेरा कर्सर जो जहाँ पे घूम रहा है, ये सभी जगह पे जो है ये सेकंड एटम जो है वो ऑक्यूपाई गए, तो उसको भी डिसऑर्डर टाइप सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ही बोलेंगे। यहाँ पे ये टर्म और कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन है कि बेसिकली एटम का जो डायमीटर है वो ही डायमीटर जो सब्स्टिट्यूट एटम जो आता है उसका डायमीटर इक्विवेलेंट होगा, तभी ये एटम जो है वो रिप्लेस कर पाएगा, ओके। तो दैट्स व्हाई
nearest atomic diameter is consider. For example कॉपर और निकल, ओके, तो वहां पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है कॉपर और निकल का हम कुछ एलिमेंट बनाते हैं, कुछ कॉइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मेटल्स में डेवलप होगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। देन आफ्टर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो आप डायग्राम देख रहे हो कि ये जो सब है जो लार्जर साइज के जो है वो सब हमारे पेरेंट मेटल्स है, और यही पेरेंट मेटल के बीच में यहाँ पे जो सब स्पेसिस है, तो उस स्पेसिस के जो स्पेस है उसके अंदर जो एटम जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं, तो उसकी जो साइज है प्रीवियसली जो सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन है उसकी जो साइज है वो नियरेस्ट एटम की जितनी होगी, लेकिन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर एटम की जो साइज है वो ये साइज में नहीं होगी, उससे कम होगी, और जो पेरेंट मेटल के इन बिटवीन जो स्पेस है वहां पे वो एटम जो है वो इंसर्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एटम की साइज इक्विवेलेंट हो या नियरेस्ट हो। ओके, तो मेटल एटम जो है या सेकेंडरी एटम है या सेकेंडरी जो मेटल्स है वो पेरेंट मेटल के बीच के अंदर जो स्पेस है वहां पे वो एटम जो है फिट होंगे। ओके, तो अ, ये जो एटम है यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे अगर इंसर्ट करना हो तो ये जो स्पेस है उसके इक्विवेलेंट और उसके स्मॉल साइज के अंदर अगर एटम्स होंगे तभी जाके वो एटम जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होंगे। जब ये एटम की साइज लार्जर होगी तो ये पेरेंट मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन है उसके अंदर जो है एटम जो है वो अंदर इंसर्ट नहीं होगा, वो जो इन बिटवीन जो स्पेस है उसके अंदर वो इंसर्ट होगा। ओके, लाइक कार्बन इन आयरन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ बेसिक टर्म रिलेटेड टू द फेज डायग्राम एंड कूलिंग कर। फर्स्ट जो है वो टर्म जो है हमारा है वो सिस्टम। सिस्टम मीन्स की जो यूनिवर्स है उसके अंदर हम कुछ एक बाउंड्री कंडीशन हम डिफाइन करते हैं या कुछ एक लिमिटेशन हम डिसाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली सिस्टम इट रिफर टू एनी पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्पेस within specified boundary subject to specify variables। फॉर एग्जांपल हम थर्मल सब्जेक्ट के अंदर यूनिवर्स और सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली अगर प्रेशर कुकर है तो ये यूनिवर्स है, उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर अगर प्रेशर जो है वो एक बाउंड्री कंडीशन है कि कुकर की जो वॉल है वो मैक्सिमम ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो रेजिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर के बॉटल वो उसके अंदर भी प्रेशराइज जो लिक्विड एलपीजी गैस हम फिलअप करते हैं, तो वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, यानी वो यूनिवर्स है उसके अराउंड एक क्लोज एक बाउंड्री कंडीशन हमने डिफाइन कर दी, so this is known as a system। Then after second term is phase। So any homogeneous, physically distinguished and mechanical separable portion of system is known as a phase। For example, हम एक ग्लास या आइस की हम ट्रे लेते हैं, उसके अंदर वाटर फिलअप करते हैं और हम फ्रीजर में रख देते हैं। तो अभी जब हमने यहाँ अभी रख दिया और आफ्टर हमने फ्रीजर की जो है टेम्परेचर उसको हम फास्ट कर दिया है, तो अब जब हम आफ्टर 1 आवर कोई आइस की ट्रे हम बाहर निकालेंगे तो काफी सारे आउटर लेयर पे जो है वहां पे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा, और सेंटर जो कोर है वहां पे अभी भी ये जो है लिक्विड फॉर्मेशन रहेगा। यानी कि हम होमोजेनियस स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाते हैं, उसके अंदर हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है आउटर लेयर जो है वो सॉलिडिफाई हो चुका है, और इनर लेयर जो यानी कोर एरिया जो अभी भी लिक्विड स्टेट में, यानी सेपरेट हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम फेस बोलेंगे। यानी लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू है या कुछ गैस फॉर्मेशन में, तो हम इजीली हम ये फेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम फेस में डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर वेरिएबल, अभी जो सिस्टम के अंदर कोई भी मेटल्स या एटम्स है उसको हम मोल्टन स्टेट में लेके कुछ सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं या कास्टिंग के लिए हम मेटल को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे जब बेसिकली
डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर बेसिकली हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, प्रेशर कंडीशन एंड कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन हम बोलते हैं कि मेटल जो है इतने टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन के अंदर उसके जो कंपोजिशन है पार्शियली सॉलिड होगा या कंप्लीटली सॉलिड होगा या पार्शियली लिक्विड स्टेट में होगा या कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये कंपोजिशन हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब जो हो गए हमारे वेरिएबल, यानी द पैरामीटर विच अफेक्ट द material either solid or liquid or solid or liquid both phases. Okay, so here temperature, pressure and concentration या composition, these parameters are called as a variable of the phase. Okay, next term is phase transformation. यहाँ पे conversion of material from one phase to the another phase, either heating or cooling process. अभी कोई मटेरियल ऐसे है कि जिसको हम हीट सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उसका स्टेट जो है वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, या कुछ ऐसे मटेरियल है जिसका सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन, मेजोरिटी जो है वो अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लेकिन काफी ऐसे मटेरियल जो है उसको हम हीट सप्लाई करते हैं लिक्विड स्टेट में, तो उसका एक बॉन्डिंग स्टेज जो है वो डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को अगर हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं तो जितना प्लास्टिक है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और एक एटम की तरह वो बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली डिफरेंट मटेरियल है उसका फेज यानी लिक्विड टू सॉलिड कुछ ऐसे पैरामीटर यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंपोजिशन है, उसके ऊपर इफेक्ट होने की वजह से उसका फेज जो है वो चेंज होता है। तो उसको हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। ओके, तो दूसरा है कि कूलिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम वाटर है उसको हम कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो लिक्विड टू वो सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट टर्म जो है फेज डायग्राम अगर हमको आगे हम समझेंगे या कूलिंग कर्व समझेंगे, जिसके अंदर सिस्टम है, फेज है, वेरिएबल है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है वन ऑफ देयर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्लियर दिस फोर टर्मिनोलॉजी? नाउ नेक्स्ट इज फेज रूल। जो डिफरेंट टाइप के फेज आएंगे, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो जब ये कन्वर्जन होता है उसके अंदर हमको जो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, तो उसके अंदर जो आइडियोलॉजी या टर्म हमको कंसिडर करना है उसमें फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने एटम जो है वो फ्रीली जो है वो मूव हो रहे हैं। तो फर्स्ट उसको हम डिफाइन करेंगे फेज रूल के अंदर, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ओके, और ये जो सिस्टम यानी यूनिवर्सल जो हमने सेपरेट बाउंड्री कंडीशन डिफाइन किए, तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो हम कंसीडर करें। देन आफ्टर द नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके, कितने कंपोनेंट है, यानी प्योर मेटल के सिस्टम है, बाइनरी है तो यानी टू आइटम्स। ओके, सो बेसिकली हम ये प्योर आइटम्स या प्योर मेटल्स कंसिडर करते हैं या बाइनरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं वो हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। देन आफ्टर नंबर ऑफ फेसेस, ओके, यानी लिक्विड फेस है, सॉलिड फेस है, लिक्विड के बाद फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर दो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यानी तीन फेसेस हो गए, दो सॉलिड और वन लिक्विड। तो ये पी इसको डिफाइन करेंगे फॉर नंबर ऑफ फेसेस, और नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए हम डिफाइन करेंगे कैपिटल सी कंपोनेंट। ओके, तो ये जो है जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो उसके अंदर ये फेज रूल इक्वेशन जो है हम यूज करते हैं। ये फेज रूल इक्वेशन है P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। ओके, तो ये हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली जो P जो है अभी हमने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ फेज, देन आफ्टर जो एफ जो डिफाइन किया है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एटम्स कितने हैं वो हम डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर जो सी जो है यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं वो, अभी जो वैल्यू जो 2 हमने जो लिए,
तो बेसिकली टू रिप्रेजेंट द टू वेरिएबल जो हमने प्रीवियस से देखे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन। तो इसके अंदर जो ये तीन जो वेरिएबल पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, उसके अंदर से हम दो ही वेरिएबल जो है बेसिकली अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, मेटल के अंदर प्रेशर जो है इतना इफेक्ट नहीं करता, या उसकी वैल्यू जो है बेसिकली निग्लिजिबल अमाउंट में आते हैं, उसकी वजह से हम उसको ओमिट करते हैं। तो बेसिकली टू वेरिएबल है, यानी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन है या कंपोजिशन, ये पैरामीटर्स है, वो ही हम कंसिडर करते हैं। उसकी वजह से फेस रूल में ज्यादातर यहाँ पे वैल्यू जो कंसिडर करते हैं वो टू है। ओके, अब जब कांस्टेंट प्रेशर अगर हम कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारे पास जो ये थ्री वेरिएबल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर के वैल्यू जो है वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तब हमारे पास वेरिएबल अभी बच गए हैं दो, यानी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो फेस रूल का जो फॉर्मूला है P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, वो चेंज हो जाएगा P प्लस एफ सी प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे वन वेरिएबल ही जो है वो उसकी अफेक्ट जो रहेगी। ओके, सो हियर टू रिप्रेजेंट जो था वो टू वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर दो ही वेरिएबल हमारे पास बचे थे, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट्स व्हाई वी यूज एज अ वन। ओके, सो दिस इज द फेस रूल जो हम फेस डायग्राम और कूलिंग करके अंदर हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस वन, ओके, और P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेज डायग्राम। तो बेसिकली जो फेज डायग्राम है या फेज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, तो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो मटेरियल में होता है, तो उसके अंदर जो ये तीन वेरिएबल कंपोजिशन, टेम्परेचर या स्ट्रक्चर, ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन ये जो कंपोजिशन, कितने टेम्परेचर में कितना फेसेस सॉलिड में हुआ, कितना फेसेस लिक्विड कन्वर्जन हुआ, या फॉर एग्जांपल हमने आइस की ट्रे जो फ्रीजर में रखी है, तो उसके अंदर हमने हाफ एन आवर के बाद अगर हमने स्टेट देखा तो आउटर लेयर जो है वो सॉलिडिफाई स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनर जो लेयर है या कोर एरिया है वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे कंपोजिशन यानी कि टेम्परेचर कितना इसको इफेक्ट हुआ है, उस टाइम पे कितना कंपोजिशन या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है, तो वो हम फेज डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। So basically, a temperature composition diagram which indicates the structural change that take place during the heating and cooling of alloy series is known as a phase diagram. अगर हम कास्टिंग करना है किसी मेटल का, अगर कास्टिंग करना है तो फर्नेस के अंदर हम डालेंगे, तो जो भी मेटल है उसकी एक टेम्परेचर की एक लिमिटेशन या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की रेंज हो गई। वो टेम्परेचर तक जब ये मेटल पहुंच जाएगा, उसके बाद वो प्योरली मोल्टन स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हमको कितना टेम्परेचर यानी कितने टेम्परेचर हाँ है, तो वहां पे वो मोल्टन स्टेट में लाएंगे, या प्योरली लिक्विड स्टेट में लाना है या प्योरली सॉलिड स्टेट में हमको ला देना है। तो इसके लिए फेज डायग्राम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो फेज डायग्राम है, यानी कि हम मेटल को हीटिंग करते हैं या हमने मोल्टन स्टेट में ला दिया, उसके बाद हम कास्टिंग के अंदर सॉलिडिफाई करेंगे, तो ये जो फेज चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो वहां पे जो डिफरेंट टेम्परेचर की इफेक्ट होगी, तो उसको हम इक्विलिब्रियम डायग्राम या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम भी उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, ओके, जो टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन कितना है, तो उस प्रकार का अगर कोई डायग्राम होगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम या इक्विलिब्रियम कंडीशन फेज डायग्राम बोल सकते हैं। और जब टेम्परेचर वर्सेस टाइम फेज डायग्राम, ओके, जब टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन तो इक्विलिब्रियम, एंड जब टेम्परेचर वर्सेस टाइम फेज डायग्राम होगा तो उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फेज डायग्राम बोलेंगे। तो फेज डायग्राम के अंदर ये दो कैटेगरी है, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम डायग्राम जिसके अंदर टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, वाइल नॉन इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर वर्सेस टाइम फेज डायग्राम कंसीडर करते हैं। ओके, तो दिस इज दी फेज डायग्राम। तो कूलिंग कर्व यानी मेटल को हम
लिक्विड टू सॉलिड के अंदर हम जब कूलिंग इफेक्ट करते हैं, यानी कास्टिंग अगर किसी कंपोनेंट का हमको अगर करना है, तो उसके अंदर जब हम लिक्विड स्टेट टू अब पोरिंग करके हम सॉलिडिफाई करने की ट्राई करेंगे, तो उसी दरम्यान जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दी है, ओके, तो वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये हम एक कूलिंग कर्व, यहाँ पे हम कूलिंग कर्व जो देखेंगे वो एक प्योर मेटल का कूलिंग कर्व हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ટેમ્પરેચર વર્સિસ ટાઈમ એ નોન ઇક્વિવેલન્ટ ટાઈપનો આપણો ડાયાગ્રામ છે. અહીંયા આપણે પ્યોર મેટલ માટે આપણે કન્સિડર કરીશું. તો અહીંયા ફેઝ રૂલ જે છે, ઓકે, પ્યોર મેટલ, તો અહીંયા જે આપણે જે ફેઝ રૂલનું જે ઇક્વેશન હતું P પ્લસ S ઇક્વલ ટુ C પ્લસ 1, ક્લિયર. હવે આ જ ફોર્મ્યુલાની અંદર આપણે આ ડાયાગ્રામની અંદર જો જોવા જઈએ, તો આ ડાયાગ્રામ જે છે એની અંદર આ ટેમ્પરેચર વર્સિસ ટાઈમનો જે ડાયાગ્રામ જે છે એની અંદર આ ફર્સ્ટ લાઈન ઇન્ડિકેટ કરે છે આ એ બી, ત્યાર પછી વી સી એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર લાઈન છે. અહીંયા જે છે ટેમ્પરેચર જે છે હાયર થી લોઅર ની તરફ મૂવમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, સી ડી, ઓકે. તો અહીંયા પણ ટેમ્પરેચર છે ડાઉન જાય છે. કોરસ્પોન્ડિંગ ટાઈમ જે છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે એ ટુ બી સુધી રીચ થવામાં ટાઈમ જે લાગે છે, બી થી સી સુધી રીચ થવામાં જે ટાઈમ લાગે છે, સી ટુ ડી રીચ થવામાં જે ટાઈમ લાગે છે એ ટાઈમ છે. એ ટાઈમની વેલ્યુ જે છે ડિફાઇન નથી કરેલી. આ એક જનરલ ડાયાગ્રામ ફોર પ્યોર મેટલનો છે. તો આ પ્યોર મેટલના ડાયાગ્રામની અંદર આપણે એ ટુ બી જો જોવા જઈએ તો અહીંયા એલ ઇન્ડિકેટ કરે છે. એલ મીન્સ કે અહીંયા આગળ જે પ્યોર મેટલ જે છે એ લિક્વિડ સ્ટેટની અંદર છે, ક્લિયર. અને જ્યારે અહીંયા બી થી સી જે ઇન્ડિકેટ કરેલું છે, જ્યાં આગળ એલ પ્લસ એસ ઇન્ડિકેટ કરેલું છે, તો અહીંયા મેટલ જે છે એ પાર્શિયલી લિક્વિડ પ્લસ પાર્શિયલી સોલિડ થઈ ગયું છે, ઓકે. તો લિક્વિડ અને સોલિડ બંનેનું કમ્પોઝિશન અહીંયા આગળ જોવા મળશે. જ્યારે અહીંયા સી ટુ ડી જે છે એની અંદર ખાલી એસ મીન્સ કરેલું છે ઇન્ડિકેટ, ઇટ મીન્સ કે અહીંયા ખાલી સોલિડ કમ્પોઝિશન છે એ જ અવેલેબલ છે.